नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है आशुतोष राय, आपका फिजिक्स मेंटर और काउंसलर। बच्चों, इस सीरीज की ये पहली वीडियो है और बहुत ही मजेदार सीरीज है। उसके बारे में मैं 1 मिनट में क्विक इंट्रो दे दूं अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। हमने ये सीरीज चालू की है संकल्प बैच के नाम से, जो हम पहले इसको पेड कोर्सेस में चलाते थे। ऑफलाइन बैचेस में हम पढ़ाते थे तो पेड क्रैश कोर्स करके लाते थे। इस पेंडेमिक के कारण हमने सोचा कि इसको क्यों ना फ्री में दे दिया जाए इस बार बच्चों को, ताकि जो 2021 में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सोने पे सुहागा हो जाए। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज को अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अगर नोट्स बनाने का भी आपके पास समय नहीं है तो उसका भी हम इलाज कर चुके हैं। टेलीग्राम पे हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए, वहां नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात, नोट्स जब बनाएंगे ना, तो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आपको बस नोट्स देखेंगे, तुरंत तुरंत सब याद आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को एक वीडियो में करें। ठीक है, जैसे देखिए, छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे तो वो तो आधे घंटे के ही होंगे। कोई बड़े चैप्टर्स होंगे तो वो एक चैप्टर 2 वीडियो में भले चले जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाई जा रही है, वो पहले से ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। कोई किसी चैनल पे पढ़ाता था, कोई कहीं गूगल मीट के थ्रू पढ़ाता था। सभी लोगों को जोड़ के मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाया हूं और वो सभी लोग आपको पढ़ाएंगे, एकदम टॉप क्वालिटी कंटेंट देंगे। तो अगर आप नीट 2021 में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, नीट 2021 देने का, तो ये वीडियो आपके लिए, ये सीरीज आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि रोज आपको एक वीडियो मिलेगी। कुछ दिनों बाद हम शेड्यूल को 2-2 वीडियो में शेड्यूल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपको फिजिक्स पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, फिजिक्स से आपको पहले तो डर लगता है। ठीक है, आपके हैं 180 नंबर लाने। ठीक है, अब 180 में आपको लगता है कि 100 नंबर भी लाने तो नैया पार हो जाए। मैं कहूं कि 150 ला दोगे, मैं कहूं कि 160 ला दोगे, तो क्या तुम कर ले जाओगे? क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? क्या बोलेंगे गुरुजी आपके बोलने से थोड़े हो जाएगा, 160-150 आ जाएगा? कुछ ऐसा बताइए कैसे। हम बताएंगे। देखो, ये 180 नंबर है, इसमें तुम 150 प्लस तो आसानी से, देखो मैं फैक्ट बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा 180 ला दोगे। ठीक है, 180 भी ला सकते हो, लेकिन मैं आसानी से बोल रहा हूं कितना ला सकते हो। ठीक है, 150 प्लस ला सकते हो। अगर तुम्हें हर चैप्टर के फॉर्मूले प्लस कुछ कंसेप्ट्स। फिजिक्स में देखो, फॉर्मूले तो होते ही हैं, पर फॉर्मूले को लगाने का एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, उसको समझना जरूरी है। अगर इसको समझ लो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम कर लो, तो तुम समझ लो कि 150 प्लस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर तुम कर रहे हो बच्चा, तो ये समझो कि क्वेश्चन देखो, फिर उससे ये सोचो ये क्वेश्चन हो रहा है तो इससे कौन सा कंसेप्ट जुड़ा है और इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इस सीरीज में यही करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आपको हम थ्योरी को कंसेप्चुअल पार्ट देंगे। ठीक है, फिजिक्स में मैं आपको 3 पार्ट में हमारे वीडियोस रहेंगे, 3 पार्ट में। पहला पार्ट आपका होगा जिसमें हम इस चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। दूसरा पार्ट रहेगा हमारा, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, थ्योरीज याद करा देंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली समझा देंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर याद रटने वाला होगा तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट में अभी तक जितने आए हैं 30-32 सालों में सवाल, सभी सवालों में जो आपको जितने कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है वो सारे सवाल आपको कराएंगे, लाइव करके दिखाएंगे आपको सारे सवाल, पेन टैब की मदद से लैपटॉप में पढ़ाएंगे उस चीज को। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चालू करते हैं आज का अपना चैप्टर, वेक्टर। चूंकि वेक्टर आपने बहुत बार सुना होगा और पढ़ा होगा, जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो वेक्टर जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आज से तुम पढ़ रहे हो, समझ लो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, सबसे पहला वेक्टर। समझना रहे। देखो, वेक्टर का वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं नीट में, तो क्या सर पढ़ना छोड़ दे? नहीं, वेक्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, जितने मैकेनिक्स की पोर्शन है, ठीक है, जितना तुम्हारा काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में ही आ जाएगा, जितना तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट से लेके मैग्नेटिज्म तक, मूविंग कॉइल तक, ठीक है, सारे चैप्टर्स में वेक्टर का यूज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आए। ठीक है, जैसे 2018, 19 के बाद से बहुत 19, 20, 2-3 सालों में क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट, पर इसका यूज आया है। अगर तुम इसको नहीं जानोगे तो तुम्हारा मैग्नेटिज्म वीक रहेगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वीक रहेगा, तुम्हारा मैकेनिक्स वीक रहेगा, तुम्हें काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए वेक्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हर चैप्टर का यूज है, हर चैप्टर में इसका यूज है। देखो, फिजिक्स में 3 लैंग्वेज होती है, जैसे हर चीज की एक लैंग्वेज होती है ना, फिजिक्स की 3 लैंग्वेज होती है। पहला होता है बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा होता है वेक्टर, तीसरा होता है यूनिट डायमेंशन। अक्सर क्या करते हैं टीचर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ा देते हैं, ये चैप्टर्स में नहीं पढ़ाते। अगर तुम्हें फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, तुम्हें बेसिक समझना है, तो ये चैप्टर्स बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तुम, तो समझो कि तुम्हें हमेशा बड़े बड़े चैप्टरों में दिक्कत आएगी।
तो ये रहा चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम इसके फैक्चुअल बेसिस पे जितनी इसकी थ्योरीज है उसको समझेंगे, फिर हम आपको ले चलेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर होता है क्या है। हमें पता है, देखो इसमें हम बहुत लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि हमको आपको रिवीजन कराना है, एक रिवीजन कम क्रैश कोर्स है, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप देखिए धीरे धीरे वीडियोस की क्वालिटी बढ़ते जाएगी अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। कंटेंट में कोई मैच नहीं है किसी से भी, आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा सा इसमें तेज चलेंगे, ठीक है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे जो काम की नहीं है, ठीक है। तो ये मत कहना सर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया। चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, जो टॉपिक काम का नहीं है वो छोड़ देंगे, ठीक है। जो वेस्टेज जिससे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं उनको समझना है आगे के टॉपिक समझने के लिए। तो देखो वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उसको हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर मैं चल के आया तो गलत बोल रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोल दूं 5 किलोमीटर चल के आया तो बोलोगे गुरुजी गलत बोल रहे हैं आप। 5 किलोमीटर किधर चल के आया ये बताइए, डायरेक्शन बताइए। मैं बोलूं 5 किलो आम लेके आया हूं तो तुम पूछोगे क्या कि 5 किलो किधर आम लेके आए हैं, किधर से पूछोगे, ठीक है। मैं बोलूं कि मेरा 10 किलो वजन है तो बोलोगे किधर वजन है 10 किलो, नहीं बोलोगे ना। तो कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, कुछ क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। स्केलर मतलब जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और कुछ वेक्टर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, जो दोनों की जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। किसी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट ए लिखेंगे, उसके कैप ऊपर एक क्या लिखेंगे, डंडी लगा देंगे, एरो लगा देंगे, ए कैप लिखेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, मान के चलो जैसे देखो इस तरह से लिखेंगे, इसको वेक्टर लिखेंगे, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों। देखो और अगर हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसको हम मॉडे से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और अगर हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम किससे लिखेंगे, एक कैप से लिखेंगे। तो इन दोनों से मिलके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके हमारा वेक्टर बनता है। कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड से मिलके और डायरेक्शन से मिलके हमारा वेक्टर बनता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड वाला पार्ट भी होगा, डायरेक्शन वाला पार्ट भी होगा, और टोटल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आओ हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वेक्टर। कैसे किसी दो वेक्टर को जोड़ते हैं। अगर जैसे तुम्हारे पास 5 किलो आम है, 3 किलो आम है, मैं बोला टोटल आम कितना है तो तुम जोड़ के बता दोगे कि 8 किलो है। पर वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, मैं बोला इन दोनों वेक्टर को जोड़ो, तो तुम क्या ऐसे लिख लोगे, क्या रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आ रहा आएगा ए प्लस बी आएगा, ठीक है, ये लिख लिए। तो वैल्यू अगर मान लो मैं बोल दूं कि जैसे मान लो ये 5 मीटर है, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का है, ठीक है, और दूसरा है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। वेक्टर में ऐसे नहीं जोड़ते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ। समझना, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं के यहीं तुम्हें समझा दूंगा और यहीं के यहीं तुम याद करके लेते जाओगे। जैसे मैं बोलता हूं अगर मान लो ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, दो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, तो समझो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर को इधर देखो, वेक्टर को दाएं बाएं ऊपर नीचे पैरेलली हटाओगे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। पर वेक्टर को एक एंगल से बदल दोगे। जैसे मान लो अगर वेक्टर ये है और अगर इसको एंगल से बदल के बाद में ऐसे कर दिए, ठीक है, तो कुछ एंगल से बदल गया तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। पर अगर इसको पैरेलली ऐसे हटाओगे, मतलब यहां ला दोगे, ठीक है, या यहां ला दोगे इसको, देखो एंगल तो नहीं बदला, ठीक है, एंगल नहीं बदला, जो एंगल वो था वही एंगल था, वही मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर को दाएं बाएं ऊपर नीचे हटाने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, बस एंगल बदलने से वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे पैरेलली, ठीक है। अब हम जैसे हमको देखो बी मिल गया, ये बी मिल गया, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों कि देखो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे ऐसे आर, ठीक है, ठीक है। देखो अब समझो तुम इसको, एरो 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 जानते होगे, क्रैश कोर्स है, थोड़ा तेज चलेंगे। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल जो बना रहा है, तीसरी जो साइड, ठीक है, जो पहले के टेल से दूसरे के हेड को टच करे,
तीसरा जो वेक्टर जो पहले वेक्टर के हेड से टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को टच करे वो उसका रिजल्टेंट होता है। तो डायग्रामेटिकली अगर ए और बी वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा डायग्रामेट्रिकली, ठीक है। डायग्राम के फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो ए और बी वेक्टर ये है तो उसका आर ये होगा। पर ये तो सर आप डायरेक्शन दिखा दिए, मान लीजिए कि इतना थीटा, इसकी वैल्यू इधर होगी, पर वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड हमें बताइए। तो मैग्नीट्यूड देखो जो होता है, चलो ये सब तुम्हें पता होगा, बस इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत हुई है ना बोलना कि सर नहीं पता है, ठीक है। अब इसके बाद जो चीजें चालू होंगी धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलूंगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो दो वेक्टर अगर ए और बी को जोड़ेंगे तो ए और बी को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा जो होगा, जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा, ये थीटा होगा, ठीक है, ये मान लो इसको, ठीक है, ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा। अब देखो एक चीज और, जैसे मान लो तुमने ये क्या बताया, ये मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन भी तो तुम्हें बताना होगा, आर कैप कैसे होगा, किधर होगा, ये भी तो तुम्हें बताना होगा। तो आर कैप अगर मान लो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें, जैसे अल्फा की वैल्यू, और बोल दे कि एंगल ए से अल्फा वैल्यू बना रहा है, तो हम निकाल ले जाएंगे ना, हम डायरेक्शन बता देंगे ना कि अच्छा यहां से इतना एंगल बना रहा है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, tan अल्फा लिखते हैं। देखो tan अल्फा की देखो वैल्यू तुम्हें याद करनी होगी, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखो क्या, ये अल्फा जो है किससे सटा हुआ है, ए से सटा हुआ है। अल्फा जो है किससे सटा हुआ है, ए से सटा हुआ है कि नहीं है, बोलो है। अब तुम्हें पहले ए से सटा है ना तो उसको छोड़ दो, तुम्हें क्या लिखना है, बी का वैल्यू, बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा लिख लो, ठीक है, बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। तुम्हें मैं बता रहा हूं डायरेक्शन, अल्फा निकालने का वैल्यू बता रहा हूं कि अल्फा निकालने का, वैसे तो फॉर्मूला याद कर लो, पर याद ना हो तो तुम्हें याद कराने का ट्रिक बता रहा हूं कि क्या, कि जैसे तुम क्या करो, पहले अल्फा किससे सटा हुआ है, ए से सटा हुआ, तो ए का हमको मतलब नहीं है, हमें बी से चाहिए, तो बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा हमने कर लिया, क्या कर लिया, बी का है, और नीचे वाले में ए ऐड कर दो, बस यही एंगल होगा। अगर मान लो हम एंगल यहां से ये बीटा पूछ देते तो तुम बता देते क्या कि tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अगर तुम समझ गए तो लगा लोगे। सर जिससे सटा है उसको छोड़ देना है, हमको ए वाले को पकड़ना है, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, और जिससे हटा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, उसमें वो लास्ट में ऐड कर, जिससे सटा हुआ है उसको ऐड कर देंगे, मतलब जो हटा हुआ है उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके, और नीचे में जिससे हटा हुआ है उसको ऐड कर देंगे, समझे। तो समझ गए ना, तो तुम्हें बस ये याद रखना है उसका मैग्नीट्यूड, और उसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, समझ लो। डायरेक्शन निकालने के लिए जिस साइड से सटा हुआ हो, सबसे पहले किसका लिखते हैं, जो हटा हुआ है, हटा हुआ का साइन थीटा, ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, ये रामबाण सब ट्रिक है, भूल जाता है बच्चे फॉर्मूला ही डायरेक्ट बार बार, और क्वेश्चन आता है तो फिर बोलते हैं सर आप पढ़ाए थे याद था लेकिन हम कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा था। तो जो हटा हुआ साइड हो उसका साइन थीटा डिवाइडेड बाय हटा हुआ साइड का कॉस थीटा प्लस सटा हुआ साइड, सटा हुआ, ठीक है। मतलब मान लो अगर जैसे मैंने यहां पे दो एग्जांपल बता दिया, थोड़ा हमको जल्दी चलना है बच्चों, इसलिए अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पे आएंगे जहां से सवाल डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्पेशल केस ये कि अगर मान लो दोनों साइड बराबर हो जाए, दो मैग्नीट्यूड किसी चीज को हम जोड़ रहे हैं, a इज इक्वल टू बी हो जाए, तो क्या होगा उसके हम रिजल्टेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो सबसे पहला चीज कि अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए, a इज इक्वल टू बी हो जाए, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों, इसका जो रिजल्टेंट आएगा r की वैल्यू वो होगी a इज इक्वल टू बी आ जाए, तो ये a लिखो या b लिखो, दोनों a इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर ही वैल्यू, तो 2a cos थीटा बाई 2, जहां थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये वैल्यू याद कर लेना, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। और स्पेशल केस देखो, अगर इसमें थीटा 120 डिग्री हो जाए, मतलब दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हो जाए, तो उसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू बी तो होगा ही, और उसी की वैल्यू रिजल्टेंट के भी बराबर होगी, मतलब a होगा, b होगा, और तीसरा जो वेक्टर इसका रिजल्टेंट आएगा, ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसपे दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट सब बराबर हो, ऐसा कौन सा एंगल होगा, तो 120 डिग्री होगा, ठीक है। याद रहेगा, तुरंत ऑप्शन मारोगे, ऑप्शन आगे बढ़ जाओगे। देखना 2021 के पेपर में ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं, छोटे मोटे सवाल ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा स्पेशल केस इसमें याद करो, जैसे एंगल की बात करते हैं,
एंगल। तो जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब समझो थीटा की वैल्यू, जैसे ए वेक्टर है, इसी में दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर है, तभी ना एक दूसरे के ऊपर रहेगा तभी तो 0 डिग्री हो जाएगा ना। जैसे इधर है, इसके ऊपर ही है या इसी के डायरेक्शन में रहेगा तभी 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, जो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर के बीच में। अरे दो वेक्टर के बीच में तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे, दोनों का बराबर हो जाएगा। ऐसे एंगल पे रखोगे तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच कम ही आएगा, उन दोनों के बीच का वैल्यू कम ही आएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट तुम निकाल रहे हो, तुमसे पूछ दे कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक का 5 है एक का 3 है, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है, सिंपल a प्लस बी 8 आ सकता है मैक्सिमम रिजल्टेंट। समझ गए कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो जाए तो अगर मान के चलो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो रिजल्टेंट की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है क्या, ठीक है। और अगर मान के चलो थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, 180 मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा जो वेक्टर है इसके ठीक अपोजिट में है, तभी तो 180 होगा, तभी तो 180 होगा जब इन दोनों के बीच में अपोजिट है, मतलब कैंसिल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। इधर जितना है इधर जितना है, तो नेट जिधर होगा ज्यादा होगा। अगर मान लो बोल दे एक 5 वेक्टर है और एक 3 वेक्टर है, तो इनका मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, दोनों को घटा दो 5 में से 3 जो होगा, तो ये आर की वैल्यू जो होगी यहाँ a माइनस बी होगी, जो कि आर मिनिमम होगी। देखो समझाते हुए बता रहे हैं, नहीं तो ये सब 10 मिनट में बता के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं समझाते हुए तुम्हें याद रह जाए ये चीजें, ऐसा ना हो कि भूल जाओ तुम, ठीक है। तो आर मिनिमम हो जाएगी ये। तो अगर किसी वेक्टर का रेंज पूछे, रेंज कि उसकी मैग्नीट्यूड, जैसे ए और बी है उनके बीच एंगल थीटा है, मान लो थीटा कुछ भी हो सकता है, तो ए और बी से मिलकर मैक्सिमम कहां बन सकती है वैल्यू और मिनिमम कहां बन सकती है, तो यही है आर मैक्स से आर मिनिमम के बीच वैल्यू होगी उसकी, कभी या तो मैक्सिमम ए प्लस बी हो सकती है, ए प्लस बी हो सकती है, या तो वो मिनिमम ए माइनस बी हो सकती है, इन्हीं के बीच वैल्यू होगी। जैसे अगर वेक्टर कोई है उसका मैग्नीट्यूड 5 है और 3 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 होगी, इसका कभी रिजल्टेंट 10 नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि 8 से ज्यादा इसका रिजल्टेंट आ ही नहीं पाएगा। इन दोनों से मिलकर तुम कोई भी एंगल लगा लो, इन दोनों के बीच में लाख ना तुम एंगल बदल लो, इन दोनों का जो वैल्यू होगा 2 से कम 1 कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम ही 2 होगा, इसका रेंज ही है कि 8 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आ सकती है। लाख ना तुम एंगल बदल लो, इन दोनों से बाहर नहीं आएगा कभी। ये रेंज होता है, क्या होता है, ये रेंज होता है, ठीक है ना। अब देखो ये समझे। अब जैसे क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में कई बार वैल्यू पूछ देती है। जैसे तुम्हें अगर एक वेक्टर दे दे, मान के चलो, तुम्हें मानना ही है यार, तुम्हें तो अभी कुछ पता भी नहीं है, तुम एक अबोध बालक हो। क्या हो, तुम एक अबोध बालक हो। तो जैसे अगर मान लो तुम्हें ऐसा दे दे, ठीक है, मान लो ऐसा दे दे, मैं कह रहा हूं तुम मानो, क्योंकि सवाल में ऐसा दे सकता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अरे आई बोले तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे बोले तो आई बोले तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे बोले तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और के बोले तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। ये डिनोशन होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर ऐसा बोल दे तो तुम्हें अगर मैग्नीट्यूड इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अब इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं रखोगे, तो इसमें जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट होता है, जैसे आई का जो कोफिशिएंट क्या है, एक्स है, उसका स्क्वायर, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है वाई है, उसका स्क्वायर, प्लस जेड का जो कोफिशिएंट है जेड स्क्वायर। जैसे एग्जांपल लो, अगर कोई एक वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका तुम मैग्नीट्यूड बताओ मुझे, इसका तुम मैग्नीट्यूड बताओ। तो मॉड ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे, तुम्हें समझाना चाहते थे, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया, अब ये तुम्हें बता दिया। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा जल्दी चल रहा है इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि हम फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मूले पोर्शन को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, किसी किसी चैप्टर्स में ऐसा होगा, ठीक है, कि वहां डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो तुम्हें जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम आगे आगे चीजों को, पर यह है तुम्हारी कंप्लीट फिजिक्स को रिवीजन करा देंगे। जो भी लेक्चर देंगे अगर तुम पूरा पढ़ते हो तो तुम्हारा 150 नंबर कहीं नहीं गया, ये मैं लिख के दे देता हूं।
ठीक है। अब देखो जैसे यूनिट वेक्टर देखो यूनिट वेक्टर क्या होती है, अगर जैसे किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो हमने बोला था एक वेक्टर है उसमें एक पोर्शन मैग्नीट्यूड है, एक पोर्शन डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम 1 कर दे रहे हैं, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप कर दे रहे हैं। मतलब अगर इस को वैल्यू हम 1 कर दे रहे हैं तो वो जो वेक्टर बचा वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्शन को दिखाता है। किसको? डायरेक्शन को दिखाता है। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बोलो? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारा प्रोत्साहित करिएगा, क्योंकि हम देखिए इतनी गर्मी में आपको ये सारी चीजें क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट एक नंबर है, ठीक है। धीरे धीरे आपका सपोर्ट रहेगा तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्वालिटी हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर हमने बता दिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखो बहुत अच्छी चीज है। सब्ट्रैक्शन तुमने एडिशन पढ़ लिया अच्छे से, दो वेक्टर को जोड़ना पढ़ लिया। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, क्या है? कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन मैंने बोला a माइनस बी का तुम निकालो, पूरा तुम्हें रिवीजन टाइप करा रहा हूं, ऐसे समझ रहे हो। a माइनस बी निकालो, अरे यार a माइनस बी कुछ नहीं, a प्लस बी और माइनस बी, मतलब एक तरह का ये जोड़ ही है, जोड़ ही रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये जोड़ ही तो रहे हैं। अगर एक वेक्टर माइनस हो जाए तो, जैसे अगर वेक्टर मान लो बी है तो माइनस बी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे माइनस बी को, ठीक है। वेक्टर भी ऐसा है तो माइनस बी उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ए माइनस बी कुछ नहीं, एक तरह का एडिशन ही है, तो सारे एडिशन वाले चीजें लगेंगे। बस इसके रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर बी माइनस है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2a ये माइनस बी हो जाएगा कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट इसका देखोगे तो तुम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आ जाएगा क्या बोलो? आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया। अब आता है मेन रिजोल्यूशन, जो तुम समझ गए तो तुम सारा चीज कर लोगे। रिजोल्यूशन का ही सारा खेल है, ठीक है। अगर वेक्टर को पूरा यूज जो आएगा पूरे फिजिक्स में रिजोल्यूशन का ही, कि एक वेक्टर दिया है, रिवीजन करा रहा हूं बस समझा समझा के। ए वेक्टर दिया है, थीटा एंगल यहां से बना रहा है, इसको रिजॉल्व करना है तुम्हें। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दो। याद कर लो, ट्रिक बता रहा हूं। जिससे सटा हुआ है, ठीक है, उधर कॉस थीटा, जिधर हटा हुआ है साइन थीटा। तो जिससे एंगल सटा होगा, जिससे एंगल सटा होगा उधर कॉस थीटा का लग जाएगा। तो इधर ए की वैल्यू अगर इसको काट देते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगी, इधर ए साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो किसी वेक्टर को अगर थीटा डिग्री दिया है, किसी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो हम कर लेंगे आसानी से। अगर उधर जिधर एंगल है उधर के साइड में उसका जो प्रोजेक्शन जो आएगा ये वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा, और इधर के टर्म में ये ए साइन थीटा आएगी। समझ गए? भूलोगे किधर कॉस थीटा किधर साइन थीटा? कभी नहीं। जिधर एंगल सटा हुआ है उधर कॉस थीटा, जिधर हटा हुआ है उधर साइन थीटा, जिधर सटा हुआ है उधर कॉस थीटा, जिधर हटा हुआ है उधर साइन थीटा। कर लोगे क्या बोलो? बताओ। अब आओ डॉट प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चीज इसमें बची है, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज है, इससे सवाल तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहले आते थे सवाल, बोला अभी नहीं आ रहे हैं, हो सकता है फिर से पूछ दे, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जो है बच्चों, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखो जैसे मल्टीप्लाई करने का वेक्टर का तरीका भी अलग होता है, मल्टीप्लाई करने का वेक्टर का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी से, इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब लेकिन मान लो अगर ए जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इस फॉर्म में दिया हो, जेड कैप कैप, तो उसमें हम लिखते हैं जो ए डॉट बी इज इक्वल टू, जैसे मान लो जैसे ए की वैल्यू दी हुई है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बी की वैल्यू दी हुई है y1 आई कैप प्लस x2 आई कैप प्लस y2 आई जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो a डॉट वी की वैल्यू पूछी, a डॉट वी की वैल्यू पूछी, तो तुम ऐसे टर्म में क्या करोगे, x1 प्लस x1 इंटू x2
x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। मतलब x वाला x में मल्टीप्लाई, y वाला y में, z वाला z में कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी क्या? तो यहां से देखो एक फॉर्मूला भी निकलता है कि cos थीटा, अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो हमें cos थीटा, तो a डॉट बी की अगर वैल्यू दी हुई हो हमें और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो a b, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एंगल। निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। अब इसमें एक ही चीज बची है, वो है कॉस प्रोडक्ट। क्या बची है? कॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो अब जैसे जैसे तुम्हें ऐसे सवाल पूछ दे कि आई डॉट आई की वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है, तो आई क्या है? एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा भी आई है तो उसका 1 हो जाएगा। कॉस थीटा, आई और आई के बीच थीटा कितना है? अरे दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बता दो? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आई डॉट वाई की वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे ही जे डॉट जे पूछ दे, आई डॉट जे क्या होगा? कमेंट करके बताओ, आई डॉट जे की वैल्यू क्या होगी? कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब उसके बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, दूसरे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब देखो बात ये है एक्चुअली कि डॉट प्रोडक्ट, जैसे बोलेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से क्यों कर रहे हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था हमारे पास, और यहां पे क्या है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा। अब जैसे उसमें रिजल्टेंट लिखते थे तो ए बी कॉस थीटा लिख दिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, डायरेक्शन कहां है? डायरेक्शन नहीं है। तो रिजल्टेंट का अगर डायरेक्शन की बात करता है तो वहां क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसका रिजल्टेंट का वैल्यू होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। और इसमें जो आर का डायरेक्शन होता है ए वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, वी वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के द्वारा जो ये प्लेन बन रही है, ठीक है, इस प्लेन के भी ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन या तो ऐसे बाहर या तो ऐसे अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन है, एक तो बाहर या तो अंदर। तो इसको निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाया जाता है। जैसे अगर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो ए की तरफ, पहले वाले की तरफ आप क्या करेंगे? अपने पाम को रखेंगे, अपने पाम को ऐसे रखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले की तरफ मोड़ेंगे, बी की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, तो अंगूठा आपको रिजल्टेंट दिखाएगा बाहर की तरफ, और बाहर को हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। तो आर की जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। समझ आ रहा है? बोलो, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको वीडियो। एकदम एनर्जाइज कर दीजिए आप, तभी मजा आएगा आपको भी, हमको भी, ठीक है। नहीं तो ऐसा फिर फील नहीं आएगा पढ़ाने का। जब तक आप नहीं एनर्जाइज होंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है बच्चों। कंटेंट अगर हम लोग सुपर क्वालिटी का लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट बहुत मायने रखता है। बायोलॉजी की मैम जिपमर से पढ़ी है, बायोलॉजी के जो सर हैं वो आपके एमबीबीएस कर रहे हैं, केमिस्ट्री के सर ऑफलाइन में इतने बढ़िया टीचर थे, पढ़ा रहे थे इतने सालों से। तो उस चीज को अगर लाए, शशांक सर से आप लोग पढ़े ही होंगे, उनकी तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर मान लो ये बी क्रॉस ए होता तो क्या डायरेक्शन सेम ही होता है? दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि बी की तरफ पहले आप पाम रखेंगे और ए की तरफ मोड़ेंगे, बी की तरफ रखेंगे ए की तरफ, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन अंदर, अंदर को ऐसे दिखाते हैं और बाहर को ऐसे, तो अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन आ रहा है बी क्रॉस ए का, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ए बी साइन थीटा, पर डायरेक्शन बदल गया, एक इधर है एक इधर है, दोनों वक्त 180 डिग्री पे है। तो अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। समझ रहे हो? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, कोई एक बदला तो वेक्टर बदल गया, कोई एक बदला तो वेक्टर बदल गया। ऐसा खेल है वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर ये तो नॉर्मल हो गया दिया है, तो अगर आई कैप जे कैप में दिया रहे तो क्या करोगे? आई कैप जे कैप में दिया रहे तो क्या करोगे? बोलो, आई कैप जे कैप में दिया रहे तो क्या करोगे? देखो, जैसे
मान लो ए की वैल्यू दे दे ax आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस सी एक्स के कैप, बी की वैल्यू दे दे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, बी एक्स जे कैप प्लस बी, एक मिनट रुक जाओ गड़बड़, देखो यहां बी ए एक्स वाई कैप प्लस बी वाई और ये सी जेड, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कैसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है, सबसे पहले क्या करो आई जे कैप यहां पे लिख लो, आई जे के कैप, अब देखो आई जे कैप कैप लिख लिए, उसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों कि इसको तुम्हें अब ए और बी की वैल्यू लिख लो, ठीक है, तो तुम मान लो पहले ए वाली वैल्यू लिख दो, जो एक्स का आई का कोफिशिएंट है ए एक्स, जे का है ए वाई, फिर ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, ये लिख लो। अब देखो तुम्हें समझने वाली बात है, यहां पे समझो कि हमने इसको लिख लिया, अब हम देखो फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमेशा, ठीक है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तुम पहले आई कैप लिख लो माइनस यहां जे कैप लिख लो, ठीक है, आई कैप में कितनी वैल्यू होगी प्लस के कैप लिख लो, कितनी वैल्यू होगी उसी को हम निकालेंगे, ठीक है, अब देखो आई कैप में निकालना हमको वैल्यू, तो जब आई कैप की बात करेंगे हम तो इसको नीचे और इसको दाएं, इसके सीधे में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आंखों से ओझल कर दो, होता है ना कि आंखों से ओझल प्रिया, वैसे इसको आंखों से ओझल करो। अब तुम्हारे पास ये चार टर्म बस बचे, इसी चार टर्म में तुम्हें लिखना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसका इसका इसमें ऐसे कर दो, अक्षय कुमार क्रॉस कर दो, अब वही करके यहां लिख दो, तो क्रॉस कर दिए तो तुम क्या लिखे ए वाई से बीजेड का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड, और ये हो गया तुम्हारा आई कैप, मतलब आई कैप का डायरेक्शन का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जे कैप में जाना है, वहां माइनस लगता है पहले से ही, ठीक है, तो जे कैप में जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले जे कैप वाले को काटेंगे, उसके नीचे का कट जाएगा और आई जे के तो कटेगा ही। अब हमारे पास ये दोनों और ये दोनों बच गए, अब इसका क्रॉस 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 क्रॉस, ए एक्स का बीजेड से मल्टीप्लीकेशन हुआ माइनस बी एक्स का ए जेड से हुआ, बी एक्स का ए जेड से हुआ, ये हो गया जे कैप का। अब के कैप की बात करेंगे बच्चों, के कैप की, के कैप का नीचे पहले काट दो, ये कट गया, अब हमारे पास ये और ये बच गया टर्म, ठीक है, तो देखो क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस, ए एक्स का बी वाई से माइनस बी एक्स का ए वाई से, और ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला डेराइव। तो तुम चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये आती है तो याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है बिल्कुल। और इस तरह से तुम्हारा ये पूरे वेक्टर का रिवीजन हो गया। रुको अभी जाना नहीं है, अभी तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। थ्योरी पढ़ लिया तुमने, क्या तुम क्वेश्चन करो तब तो समझ में आएगा क्वेश्चन कहां से आता है और क्या तुम्हें आता है। नहीं आता है तो कैसे तुम्हें आने लगेगा, क्योंकि तुम्हें पाना है फिजिक्स में 150 प्लस, और अगर पाना है 150 प्लस तो तुम्हें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को साथ में लेके चलना होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा फिजिक्स में, सिर्फ क्वेश्चन करने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का समावेश लेके चलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही रिवीजन करेंगे, थोड़ा छोटे जल्दी में हो गया, आगे हो सकता हो कभी कभी लेंदी हो जाए, ठीक है। और आगे से हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले बस यूज करें, ज्यादा समझ हमको उसके प्रोसेस को नहीं समझना है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होगा और अभी आपका कम से कम टाइम में हम रिवीजन कराना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नीट में कैसे क्वेश्चंस वेक्टर से डायरेक्ट पूछे गए। बच्चों अभी तक हमने क्या किया, थ्योरी पोर्शन को रिवाइज किया, फॉर्मूलेस को, जितने भी कंसेप्ट थे उसको पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन इतने पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक हमसे क्वेश्चन ना बने। तो आइए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक नजर डालते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपकी पूरे थ्योरी को फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दिया है, पहला क्वेश्चन ये 1997 का है। मैंने बोला पुराने क्वेश्चन आते थे, पर वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। 4 क्वांटिटी दी हुई है और इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि इतने में से आपके कितने सही हुए। जो भी 7-8 क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर के, इसमें से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस लेवल पे अभी हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हमें पता है डिस्टेंस क्या है बच्चों,
हमें पता है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। हीट क्या है, हीट भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हीट जो होता है वो करंट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, करंट से। करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर मत समझना इसको करंट को कभी। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है कि करंट इधर जा रही है, पर ये इसका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। और आपकी बची एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क, ठीक है, एनर्जी इज सिमिलर टू वर्क। वर्क अगर दे दे या एनर्जी दे दे, दोनों स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वर्क में तुम देखोगे कभी वेक्टर डायरेक्शन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो बचा एक ही एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पर सुनो, आंसर तुम्हें पता चला, पर तुम्हें यह भी पता चल गया इसमें क्वेश्चन करने से, देखो फायदा यहाँ कहाँ कैसे हो रहा है डिवीजन के, इसको तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो फायदा तुम्हें कैसे हुआ, करंट भी नहीं होगा अगर क्वेश्चन में कभी आया तो तुम गलत नहीं करोगे, वर्क भी नहीं गलत करोगे क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6 वेक्टर है, ठीक है, इससे बना हुआ है ABCD जो भी है आपका, ठीक है। अब इनसे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या कि वेक्टर को दाएं बाएं ऊपर नीचे, मैंने पढ़ाया ना अभी, तुम्हें बोला तो था कि ऊपर नीचे प्लेस कर दो, पैरेलली डिस्प्लेस करो, क्या कर लेना पैरेलली, तो कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में, कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में, ठीक है। अब देखो इसको करने का मतलब हमारा क्या है, एक्चुअली इसको करने का मतलब यह है कि जैसे अब ये वेक्टर इतने दिए हुए हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। अब इन वेक्टर्स के सामने, जैसे ये तुम्हारे सारे वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को हमको जोड़ जोड़ के देखना है, तो पास लाना पड़ेगा ना। कैसे लाएंगे, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले देखो, तुम सबसे पहले देखो सबसे पहले लिखा है b प्लस सी इज इक्वल टू एफ। तो b वाला देखो इधर है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, b हो गया, ठीक है बच्चा, b हो गया, प्लस सी क्या है, ये दिया है। अच्छा तो देखो दूसरे वेक्टर को हमेशा पहले वेक्टर के हेड से उठाएंगे, ठीक है। ये देखो टेल है इसका, ये हेड है, तो अब दूसरा वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे, क्या है, सी है। तो ऐसे है, सीधे इसको यहां लाओ, फिर यहां से यहां लाओ, तो सी वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ, ठीक है। अब तुम ये बताओ मुझे, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने बोला ट्रायंगल लॉ में तुम्हें बताया था कि अगर एक वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, इसके हेड से फिर से स्टार्ट होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड पे होगा। मतलब बी और सी का रिजल्टेंट ऐसे होगा, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस एफ के, क्योंकि एफ ऐसे है तो माइनस एफ हो जाएगा, तो पहला तो नहीं है। ऐसे दूसरे को चेक करो, डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ। डी क्या है तुम्हारे पास, डी ऐसे बना हुआ है, अब देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, प्लस सी ऐसे बना हुआ है, इज इक्वल टू एफ। एफ देखो अब इसका रिजल्टेंट तो इसके टेल से इसके हेड, मतलब इधर डायरेक्शन में आ रहा है, पर एफ तो देखो ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी प्लस ई की बात कर लेते हैं, तो डी ऐसे सीधे है, ई तुम्हारा ऐसे है, तो देखो हमेशा इसके टेल से करेंगे, पहले वेक्टर को लिखेंगे, दूसरे वेक्टर को उसके हेड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे वेक्टर को हमेशा, उसका रिजल्टेंट जो होगा पहले वेक्टर के यहां से और यहां तक होगा, ये रिजल्टेंट, जो कि देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो डी, अगर ये डी है, ई है, तो ये एफ है, और एफ देखो इसके सब सिमिलर है क्या, अगर इसको डिस्प्लेस करके ऐसे लिखते तो सी वाला ऑप्शन आपके सामने सही है। 2010 का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। तो इसमें एक कंसेप्ट ये लग रहा था, दूसरा कंसेप्ट ये लग रहा था कि पहला वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर, तो दूसरे वेक्टर को उसके टेल से ड्रॉ कर, हेड से ड्रॉ करेंगे, और जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाता है, ठीक है ना। तो दो कंसेप्ट लग रहा था, दोनों कंसेप्ट मैंने पढ़ाया अभी रिवीजन में, आपको छोड़ा नहीं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही अगर आएंगे दोबारा तो आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की ही आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसे क्वेश्चन की ही आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, आ जाओ। बोला इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i माइनस 0.j प्लस ck, देन वैल्यू ऑफ c। अच्छा बोलो यूनिट वेक्टर बोले तो क्या आएगा दिमाग में, सर यूनिट वेक्टर बोला, इसका मतलब मेरे दिमाग में दो ही चीज आया कि ये डायरेक्शन को दिखाता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
होता है क्या, दो ही चीज आया अगर यूनिट वेक्टर कहीं भी बोला तो सर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है इज इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस, सॉरी एक मिनट इसको मैं रेज करता हूं, 0.5 माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। तो हम बोले इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो वैल्यू निकाल दो, क्या बोला था मैंने, एक्स वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 0.5 का स्क्वायर प्लस वाई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 0.8 का स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस लिखिए, अरे स्क्वायर होके माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो रे। तो फिर c और इसका क्या है कोफिशिएंट सी स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा इधर उधर करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, तुम जोड़ दो, तुम्हें नहीं मन आ रहा है तो कितना हुआ जोड़ने पे, सोचो 5 4 9, ठीक है, और ये 6 2 8, 89 हुआ क्या, बोलो 89 हुआ क्या, 5 4 9 6 2 8, और ये कितने में से, ये इधर जा रहा है ना इधर, तो ये 1 में से घट रहा है, ठीक है 1 में से, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में, चूंकि ये स्क्वायर है तो 1 माइनस 0.89 है ये, सॉरी देखो तुम 0.89 है, ये क्या है 1 माइनस 0.89, ठीक है, तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 11 आएगा, 0.11, ठीक है, तो सी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आंसर देखो तुम 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो, ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे हैं बट समझना ये है इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी जैसे मैं क्वेश्चन में वो करूं, जब भी मैं क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाऊं या बताऊं तो उसमें तुम एक चीज का ध्यान रखोगे कि उसमें कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट था, ये दोनों चीज कंसेप्ट था, ठीक है, तो इसको कंसेप्ट लिखोगे, तो सारे कंसेप्ट्स को तुम क्वेश्चंस को भले ना लिखना कॉपी में, कंसेप्ट्स को लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या था कंसेप्ट, इसमें तो बेसिक तुम्हें याद करना था। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर तुम क्या होगा। क्या तुम्हें क्वेश्चन, अगर वीडियो को पॉज करो आ रहा है तो करके आंसर बताओ मुझे, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जानकारी दो। बोला इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, बोल रहा मान लो जैसे ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, तो कहना गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते तुम उससे बात क्या करो कि तुम मुझे क्या दे रहे हो। तो दो वेक्टर है, बोल रहा है इसका सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब ए प्लस बी की बात कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब सम किया और इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, इक्वल टू, दूसरी लाइन में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, कि मतलब कि दो वेक्टर को जोड़ने, डिफरेंस करने पे a माइनस बी, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन तुमसे कुछ पूछना भी चाहता है, जैसे रिश्तेदार आते हैं तो कुछ कहते हैं, कुछ वो पूछते हैं, कुछ तुम पूछते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा इसमें, अब तुम्हें ये चीज गिवन है, इसी की मदद से आगे निकालनी चीजें, खेल करनी है इसी की मदद से। अब तुम्हें पता है क्या a प्लस बी का मॉड क्या होता है बताओ, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है क्या, बोलो, इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, अब तुमसे पूछ रहा है एंगल, यही कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो एक लाइन का आंसर है, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, और इसको इधर ले आओगे तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 4ab को इधर लेते जाओ 0 में घट जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 कब होती है, बोलो 0 कब होती है, 90 डिग्री पे। मतलब अगर 90 डिग्री पे होगा दो वेक्टर तो उसका सम का जो वैल्यू होगा वही उसके निगेटिव माइनस का भी वैल्यू होगा। इसको तुम अगर देखना चाहो तो इसको तुम देख सकते हो, इसको तुम अगर देखना चाहो तो इमेजिन भी कर सकते हो, कैसे देखो बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर ए इधर होगा, ठीक है, एक वेक्टर इधर होगा, ठीक है,
मान लो ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा बीच में एकदम 45 डिग्री पे, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो दोनों का रिजल्टेंट 45 पे आएगा। अगर हम बी को माइनस में कर दें, ठीक है, अगर हम बी को क्या करें, बी को उल्टा कर दें, यहां पे कर दें, ये माइनस बी हो गया, क्योंकि माइनस बी मतलब उल्टा, तो रिजल्टेंट इसका कहीं ऐसे आएगा। तो देखो डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट हमेशा 90 डिग्री पे क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इसमें ये cos थीटा पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है ना, तो जब इसकी वैल्यू cos थीटा पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। देखो बच्चों पढ़ाई सीरियस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें कम से कम समय में मैक्सिमम चीजें तुम्हें पढ़ानी है, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं कर रहे इधर उधर की बातें, नहीं तो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज में होते हैं आराम से बातें करते हैं तुमसे। हमें जल्दी से जल्दी उन्हीं बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। हमें ऐसे नंबर्स की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए कि हम इतने ज्यादा नंबर्स हैं, हमें सिर्फ ऑथेंटिक बच्चे चाहिए जो पढ़े, क्योंकि हमारा भी सपना है कि बच्चे कुछ हम जो पढ़े वो फ्री, मतलब यूट्यूब से पढ़ के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी एक सपना है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, तो वही बच्चे हमें चाहिए। तो देखो जो मैंने बोला कि रिजल्टेंट जब 90 डिग्री पे एंगल होता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो आर की वैल्यू क्या होती है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थीटा से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो थीटा पे इसकी वैल्यू जब डिपेंडेंट ही नहीं होती है बच्चा, तो कहां से, ये बताओ, अगर थीटा पे इसकी वैल्यू डिपेंडेंट ही नहीं होती है तो कुछ भी कर दो, प्लस करो या माइनस कर दो, बस ए और बी पे वैल्यू इसकी डिपेंड करेगी, इसलिए इसका आंसर डी जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब समझ में आए। बोलेगा क्वेश्चन है सर, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आओ ये वही क्वेश्चन सर दे दिया, हाँ देखो अब तुम, यही क्वेश्चन 1999 में पूछा, यही क्वेश्चन 2006 में पूछा, 1996 में पूछा और 1991 में पूछा। अब तुम सोचो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको उठाया है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, इसी वजह से ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूं कि करा दूंगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाया है मैंने, एक एक चीज अगर तुम ये पढ़ते हो तो इतना तुम्हें लाभ होने वाला है ना कि तुम समझ लो, ये सब कोर्सेज कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं, इस लेवल का कंटेंट और इस लेवल का रिसर्च करके बनाया हुआ कंटेंट, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन जो पिछला था वही चीज है ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, जो पिछला था सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो देखो सर आंसर तो इसका 90 ही होगा, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें वैल्यू लिख दी है, गिवन वैल्यू लिख दी है, गिवन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और पिछले वाले में क्या था बच्चा, कि पिछले वाले में जो था उसमें लैंग्वेज के फॉर्म में था, लैंग्वेज के फॉर्म में था, ठीक है। तो लैंग्वेज के फॉर्म में आए या गिवन वैल्यू करके आए, तुम कर लोगे क्या, कभी नहीं, अब वो गलती भूलेगा। तो देखो प्लस माइनस से जितना हो सकता था सवाल मैंने करा दिए। अब आते हैं थोड़ा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे भी, कि उससे कैसे सवाल बनते हैं। चलो एक और प्लस पे ही सवाल है, करो पहले, ठीक है। देखो लिखा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी को जोड़ने के बाद जो उनका मैग्नीट्यूड आया वो इंडिविजुअल ए के मैग्नीट्यूड और इंडिविजुअल बी के मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बराबर है, ठीक है। कंडीशन को अगर लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहता तो ये कॉम्प्लेक्स होता सवाल। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए प्लस बी का पहले मैग्नीट्यूड लिखो, क्या होता है बताओ, रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है क्या, बोलो, इक्वल टू, अब ए का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ ए होगा, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ बी होगा, होगा क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या। अब देखो तुम एंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया क्या, अब यहां से इसको डिवाइड कर दो, तो 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई 2ab इज इक्वल टू, बताओ यहाँ 0 होगा कि 1 होगा। अरे उसमें क्या किए थे ना कि पीछे इधर वाले कंपोनेंट को इधर लेके गए थे, तो यहाँ 0 बचा था, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 1 बचेगा। ये चीज याद रखना, जब दूसरे इधर वाले कंपोनेंट को इधर नीचे भेज रहे हैं, जब नीचे भेजेंगे तो इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाता है, अगर इसको तुम इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में ला देते तो हम यहाँ 0 ट्रीट करते, क्योंकि प्लस 0 होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1 आई, कब आएगी,
बताओ कॉस थीटा की वैल्यू, वो तुम्हें एक टेबल है याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा की 0, 30, 60, 45, 90 का वैल्यू कितना होता है, ये याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, लिख दे रहा हूं। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, किसके किसकी बता दे रहा हूं, आएगा 0, 30, 37, ठीक है, 45, 53 और तुम्हारा 60, 60, 90, इतने की वैल्यू याद कर लेना। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स में मैं तुम्हें बदलने का तरीका बता दूंगा। जब बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा तो साइन अगर 120 की भी वैल्यू पूछ दे तो तुम यू निकाल लोगे, तरीका बताऊंगा उसमें। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम्हारा ये सही था, कमेंट करके जरूर बताओ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी एक प्लस सही क्वेश्चन है, एडिशन सही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन करने का अप्रोच समझो पहले। ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला तो डायरेक्ट करने लगेंगे, पहले क्वेश्चन से बातें करेंगे, समझेंगे तुम कहना क्या चाहते हो। बोलो रे क्वेश्चन, क्या कहना चाहते हो। कि सर आशुतोष सर ने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन से बात करो, तो गिवन देगा, वो बता देगा क्या क्या मैं दे सकता हूं। तो गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर 3 4 5, मतलब दिया है मॉड ए की वैल्यू, मॉड बी की वैल्यू और मॉड सी की वैल्यू। और क्या दिया है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोल रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब पूछ रहा है एंगल इन दोनों के बीच, कुछ नहीं, इक्वेट करो। ए प्लस बी का हमको पता है क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पता है क्या मुझे। सी का मैग्नीट्यूड कितना है बता दो, 5। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9। अब डायरेक्ट पूछ कर रहे हैं, ए का वैल्यू 3 था तो 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 3 चौके 12 दूनी 24 कॉस थीटा, ये रूट में है इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे इक्वेट करोगे अच्छे से तो इसको हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, 9 प्लस 16, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो 9 प्लस 16 है आपका, और 9 प्लस 16 क्या होगा बच्चा बताओ, 25 होगा। 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू, इधर भी तो स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 25 कट जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है तुम बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/24। ठीक है, इससे अगर निकालना चाहो तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/24। अब 1/24 की वैल्यू क्या होगी तुम निकाल सकते हो आसानी से। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम एक चीज देखोगे कि कॉस में एक ही वैल्यू दी हुई है 0.6, तो कहीं ना कहीं यही होगा। ठीक है, तो आंसर मार ले जाओगे। तो तुमको बस इसका फॉर्मूला से इक्वेट करना आना चाहिए। इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं सिर्फ ये समझ पाया, तुम्हें ये लगना चाहिए कि मैं सिर्फ ये समझ पाया कि जो भी कंडीशन दिया हो उसके बेसिस पे हमको इक्वेट करना है, वैल्यूज को पुट करके, फॉर्मूलेज को पुट करके, और जब इक्वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन हमें मिल जाएगा जिससे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन लिया है मैंने, इसलिए लिया है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन जेई मेंस वगैरह के भी तुम्हारे में डायरेक्ट पूछ के आ जाते हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन भी आते हैं और पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन लिया है। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन, देखो मेरा यही काम है, मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम्हें पथ प्रदर्शित करना कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कितना क्या पढ़ना है। ठीक है, अब तुम्हारा काम है उस पर चलना पड़ना। ठीक है, ये मेरे पे छोड़ दो कि कहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, कैसे, उसको सर मुझे जानना है तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और ये नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी टाइप है। ठीक है, जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस के वो नहीं आते नीट में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है। अच्छा, कहना तो ये चाह रहा है सर, वेक्टर नहीं बनाया है तब भी हम मान के चलेंगे क्रॉस, क्योंकि बोल्ड लेटर में लिखा है। मतलब सर ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। अरे क्रॉस, क्रॉस में ए क्रॉस बी लिखो, बी क्रॉस बी लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता था, सिर्फ डायरेक्शन एक का ऊपर एक का नीचे होगा, एक का आगे एक का पीछे होगा। ठीक है, तो लेकिन सर ये तो दोनों कट जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया। सर कुछ सोचो सोचो, कुछ तो होगा, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है तभी तो, नहीं तो सब नहीं कर लेते। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, समझो। अब हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को ओपन करने से पहले ही इसको पहले इधर कर लो, तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। आया क्या ऐसा इक्वेशन? अब तुम्हें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा रास्ता, तुम्हें दिखना चाहिए रास्ता कि कैसे प्रोसेस को कर रहा है, वो समझ में आना चाहिए, तभी तुमसे क्वेश्चन खुद से बनेगा। अब देखो नेक्स्ट इसका क्या करेंगे। अब चूंकि हमें पता है ये माइनस बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो जैसे ए क्रॉस बी होगा, अगर मान लो जैसे ए क्रॉस बी ऐसे होगा, तो ए क्रॉस बी ऊपर रास्ता ऊपर होगा डायरेक्शन, और बी क्रॉस बी का नीचे होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहां अगर ये माइनस बी क्रॉस ए दे दिया है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, कि ए क्रॉस बी, और ये माइनस बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी ही लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का अपोजिट ही तो उसका होगा बी क्रॉस ए। अब पहले से इसमें माइनस लगा दिया, इसे समझो, ए और बी हो गया। अब मान लो इनका कहीं ये ऊपर में ऐसे आएगा, ठीक है, सेम वैल्यू अगर हम बी क्रॉस ए का करते तो नीचे में कहीं ऐसे आता, नीचे में, और अगर इसको माइनस लगा दे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो ना, माइनस से चीजें पलट जाती है। तो माइनस बी क्रॉस ए लिखा है, अगर इसको तुम पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहो तो ए क्रॉस बी लिख सकते हो, ठीक है। कोई निगेटिव चीज है, अगर उसको पॉजिटिव वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको पलट दो बस, ठीक है, तो पलट दिया मैं। अब कर लेंगे क्या बताओ, अब ये हो गया 2a क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, 2 को नीचे ले जाओ तो a क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 कब होगी बताओ, थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, 0 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी आपकी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी, समझ गए ना। तो इस तरह से हमको इसको करना है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी। पर ये देखो अब यहाँ पे सवाल में 0 डिग्री आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि 0 डिग्री आंसर नहीं दिया है, लेकिन पाई दिया है, ठीक है। तो साइन की जो वैल्यू होती है 0 पे भी 0 होती है, और पाई 180 पे भी 0 होती है, दोनों पे होती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, 180 पे -1 होती है। तो अगर 0 नहीं दिया है तो हम पाई भी आंसर मार सकते हैं, 0 नहीं दिया तो हम पाई भी आंसर मार सकते हैं, समझ गए बातों को। अगर 0 दिया रहता तो पहला प्रायोरिटी हमारा 0 रहता है, पर यहाँ 0 नहीं दिया है तो पाई करेंगे, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। कैसे चेंज करते हैं पाई को, ये मेथड, साइन पाई की वैल्यू मान लो तुम्हें नहीं याद है, मान लो तुम्हें साइन पाई की वैल्यू नहीं याद है, तो तुम क्या नहीं छोड़ के आओगे क्या, नहीं, अभी बेसिक मैथमेटिक्स में इसको बताएंगे, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन करो तुम लोग, जो मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मिला नहीं एक्चुअली हमको कहीं प्रिंटेड फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, बताओ। देखो यहाँ 2 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, एक ए वेक्टर एक वे वेक्टर दिया है, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो तुम्हें यही बताना है। अब देखो ये दिया है तो पहले हम मॉड ए निकाल लेंगे। मॉड ए क्या होगा बताओ, रूट इसका एक्स वाले का स्क्वायर, तितली के 9, 4 चौके 16, 7 सतह 49 इक्वल टू कितना होगा सर, 9 6 15, 15 9, बोलो 9 5 14 24, कह दो, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो कितना तेज कैलकुलेशन होना चाहिए, 4 2 6 1 7, ऐसा टीचर नहीं कि कैलकुलेशन देख के आ रहा है या कैलकुलेशन किया हुआ है पहले से, तो सामने कर रहा है टीचर, मास्टर ऐसा होना चाहिए बी, ठीक है। कैलकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हें। 2 दूनी के 4, 8 8 64, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, ये 69 हो गया, ठीक है। अब ये ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया। कॉस थीटा क्या होगा बताओ, अगर कॉस थीटा निकल जाएगा तो हम यहां से थीटा निकाल लेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ए डॉट बी निकल जाएगा क्या, एक्स वाला एक्स में मल्टीप्लाई करो, वाई वाला वाई में, जेड वाला जेड में कर ले जाओगे क्या रे बच्चों, तो एक्स वाला एक्स में 3 दूनी के 6, वाई वाला वाई में 8 चौके 32, प्लस जेड वाला जेड में 7 एकम 7, डिवाइडेड बाई मॉड ए रूट में 74, ठीक है, इनटू रूट में 69। अब चूंकि देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, तो ये वैल्यू कट पिट नहीं रही है, नहीं तो कट पिट के टर्म में आ जाएगी वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, जो भी ये वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे यहाँ। मतलब ये बस मुझे अप्रोच तुम्हें बताना है, आंसर नहीं बताना कि ये होगा वो होगा, ठीक है बच्चा। तो देखो बेसिकली हमारा यही मकसद था कि ये रिवीजन कोर्स लाने का,
कि तुम्हें एक कंप्लीट रिवीजन मिले, तुम नहीं भी कुछ पढ़े हो तो भी। अब देखो तुम वेक्टर के कहीं भी तुम प्रीवियस ईयर के सवाल उठाने नीट के, सारे सवाल अगर जो मैंने इसमें नहीं भी लिए, सारे तो ले ही लिए लगभग, नहीं लिए वो भी कर ले जाओगे। हम ये नहीं कह रहे तुम बुक के सारे सवाल कर ले जाओगे हर बुक के, पर ये क्यों, अभी देखो तुम्हारे पास समय अब उतना नहीं बचा है कि तुम सारे बुक के सवालों को करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सवाल हो जा रहे हैं, हर तरह के उस तरह के सवाल हो जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तुम एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच रहे हो। और धीरे धीरे टेस्ट सीरीज जब आएगी तो टेस्ट सीरीज पे तुम टेस्ट देके देखना कि तुम्हारा क्या लेवल है, तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज को तुम देखना पहले, तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश के साथ। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो, आपसे एक रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने नीट के ग्रुप में, जहां भी बच्चे जिनको भी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग बंद है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको भेजिए और उनके पढ़ाई में उनकी मदद करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बाय वाले सर शायद मिले। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।